अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 4 है। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स जो हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन। इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ये जो सारे इवेंट्स की टाइप्स जो लिखी हुई हैं डेफिनेशन के स्टार्ट में, ये सारी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो जैसे इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स वगैरह, ये सारी टाइप्स में हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, डेफिनेशन में ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे जो इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव आउटकम्स होने चाहिए, एंड m of which are favorable to the occurrence of the event A। उनमें से जो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास इवेंट ए के लिए उनकी तादाद m हो। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी डिनोटेड बाय p ऑफ a, the probability denoted by P of A is defined by the ratio m divided by n। मतलब हम ये कह सकते हैं कि probability of event A is equal to number of favorable outcomes divided by number of possible outcomes। तो ऊपर आपके पास जो रिक्वायर्ड आउटकम्स है उनकी तादाद है, नीचे टोटल जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद है। सेकंड आपके पास जो डेफिनेशन है ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इफ एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहरा रहे हैं, से एन मतलब एक्सपेरिमेंट्स को जो हम तादाद है उनकी वो एन है, अंडर यूनिफॉर्म कंडीशंस, सेम कंडीशंस में आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, एंड इफ द इवेंट ए अकर्स m टाइम्स, और जो इवेंट ए है इसके वकू पजीर होने की जो तादाद है वो m है, then the probability of the occurrence of event A is defined by the relative frequency। फ्रीक्वेंसी का मतलब भी तादाद ही होता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि ये जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी तादाद और टोटल जो आउटकम्स हैं उनकी तादाद की जो रेशो है, इसी को हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे, विच अप्रोच अ लिमिट एज n इंक्रीजेस। तो इसको हम बाय डेफिनेशन यूं लिखते हैं, n जो है ये वेरी लार्ज नंबर है, स्टार्ट में हमने इसको डिफाइन किया हुआ। इसी तरह मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी को आप यूं डिफाइन करते हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए विल अकर is the ratio of the number of sample points in A to the total number of sample points in S। मतलब यूं कह सकते हैं कि probability of event A is equal to number of sample points in A, number of sample points in A divided by number of sample points in S। तो ये आपके पास हो गई प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसी को हम यूज करेंगे आगे कुछ एग्जांपल्स के अंदर। जी, नेक्स्ट आपके पास है एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन। सपोज कर लेते हैं कि एस बी अ फाइनाइट सैंपल स्पेस। एस जो है हमारे पास फाइनाइट सैंपल स्पेस है और ए जो है ये कोई भी इवेंट है सैंपल स्पेस एस के अंदर, देन द प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए ऑफ द इवेंट ए इज अ रियल नंबर।
तो एस आपके पास एक फाइनाइट सैंपल स्पेस है और ए कोई भी इवेंट है एस के अंदर। तो ये हमें पता है कि जो सैंपल स्पेस होती है उसके सब सेट्स को हम इवेंट्स का नाम देते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी P of A of event A is a real number assigned to A। उस इवेंट को जो रियल नंबर असाइन किया जाता है विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। सबसे पहला एक्सियम ये है कि प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव होती है प्रोबेबिलिटी, मतलब जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 और 1। किसी भी शय की चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। जो सर्टन इवेंट है, ये श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है या उसको हम कह सकते हैं कि 100% होती है। तो ऐसा इवेंट भी श्योर इवेंट कहलाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो। तो वो जो रियल नंबर जिसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम दे रहे हैं वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 सिक्के आप उछालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट एट लीस्ट 1 हेड अकर्स। 1 हेड जो है उसके आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस दौरान जो आपके पास सैंपल स्पेस बनती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है कि उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। तो इवेंट ए की उसने बात की हुई है कि ऐसा इवेंट है जिसमें कम से कम एक हेड तो जरूर आना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि कम से कम तो हो, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो कम से कम 1 की बात की है तो एक हेड वाली भी सारी जो आउटकम्स है वो आ जाएंगी, और जो एक से ज्यादा हेड पर मुश्तमिल होंगी तो सिर्फ एक आउटकम आपके पास ऐसी है जिसमें कोई हेड मौजूद नहीं है, ये वाली जिसमें डबल टेल है। तो वो इसके अंदर नहीं आएगी क्योंकि ऐसी आउटकम्स हैं जिनमें कम से कम एक दफा हेड जरूर आ रहा हो। यहाँ पर अब सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद 4 है और इवेंट में एलिमेंट्स की तादाद 3 है। इसीलिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये आपके पास 3/4 मतलब 0.75 आ जाएगा इसका आंसर। फर्दर आपके पास सेकंड एग्जांपल है, इफ अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाई को हम 2 दफा रोल करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स इज 7। सेकंड क्वेश्चन है देयर इज एट लीस्ट 1 6। थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ डॉट्स इज लेस देन 10। जी, इसमें अगर आप इसका सोल्यूशन देखें अगर हम एक डाई को रोल करते हैं 2 दफा तो उसमें हमने देखा था कि सैंपल स्पेस जो है उसमें एलिमेंट्स की तादाद 36 बनती है। ये सैंपल स्पेस मैंने इस तरह के तमाम एक्सपेरिमेंट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखा दिए हुए हैं। तो 2 दफा डाई को रोल करते वक्त आपके पास सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 36 आ जाती है। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि सम ऑफ डॉट्स इज 7, तो इस इवेंट को मान लेते हैं कि हम इसको ए से जाहिर कर रहे हैं। सम ऑफ डॉट्स 7 में वो सारे ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे कि जो पहली दफा आप डाई को रोल करते हैं और दूसरी दफा डाई को रोल करते हैं, उन दोनों में एलिमेंट्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ डॉट्स है, उनका मजमुआ 7 होना चाहिए। तो अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे 1 और 6, इनका सम 8 होता है। 2 और 5 का, सॉरी 7 होता है। 2 और 5 का जो सम है वो भी 7 होता है। 3 और 4 का 7 होता है। अब इनको रिवर्स कर दें तो 4 और 3 7 हो जाएगा।
5 और 2 7 होगा 6। तो ये टोटल आपके पास वो आउटकम्स हैं जिनमें डॉट्स की तादाद का जो मजमू है वो आपके पास 7 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि इसमें ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो टोटल 6 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6 और सैंपल पॉइंट्स की तादाद जो है वो 36 है। तो ये आपके पास 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है कि देयर इज एटलीस्ट 1/6, कम अज कम एक तो 6 जरूर हो। दोनों भी हो सकते हैं, मतलब एक दफा डाई को रोल किया आपने तो 6 आया, तो एक या दूसरी दफा 6 आ गया, मतलब कम से कम में वो आ जाएगा कि 6 भी हो सकता है, दोनों दफा 6 भी हो सकता है, एक दफा भी 6 हो सकता है। तो वो सारी आउटकम्स आ जाएंगी जब फर्स्ट टाइम डाई के ऊपर भी 6 आ जाए और सेकंड टाइम डाई के ऊपर 6 आ जाए या दोनों दफा डाई के ऊपर 6 आ जाए। वो सारे के सारे आउटकम्स जो है वो इस इवेंट के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो लेट बी बी द इवेंट दैट एटलीस्ट 1/6 देन बी इज गिवन एज। तो ये वो सारी जो 36 आउटकम्स हैं उनमें से ये वाली आउटकम ऐसी आउटकम्स हैं जिनके अंदर कम से कम एक दफा 6 जरूर आया हुआ है। तो जैसे 1 और 6 है, 2 और 6 है, 3 और 6 है, 4 और 6 है, ये सारी आउटकम्स ऐसी हैं जिनमें 6 हमें नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 आउटकम्स आपके पास ऐसी हैं जिनके अंदर एक कम से कम एक दफा 6 जरूर आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 11 और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 36। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 11/36। थर्ड आपके पास क्वेश्चन था सम ऑफ डॉट्स इज लेस देन 10। वो वाली सारी आउटकम्स आ जाएंगी जिनके अंदर दोनों के डॉट्स को सम किया जाए तो वो 10 से स्मॉलर हो। तो अब यहाँ पर ये वाली सारी आउटकम्स मैंने राइट कर दी हैं जिनमें आप सम अप करेंगे तो वो उनका जो सम है वो आपके पास आ जाएगा <10। तो अब इसमें ये जो जितने भी पॉइंट्स आए हुए हैं सैंपल स्पेस के अंदर, अच्छा यहाँ पर सॉरी एस नहीं आता, यहाँ पर सी आता है। एस तो टोटल सैंपल स्पेस होगी ना और उसमें 36 होते हैं, तो यहाँ पर ये सी आता है। तो ये टोटल 30 है। तो इवेंट की जो आउटकम्स हैं वो 30 हैं जिनके अंदर मजमुआ या सम जो है वो 10 से स्मॉलर होगा। और टोटल सैंपल पॉइंट्स आपके पास 30 हैं, 36 हैं। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि अ फेयर डाई इज टॉस्ड। एक डाई को हम टॉस करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस इज नॉट 6। तो 6 नहीं आना चाहिए उसके अंदर। तो इसका मतलब है फिर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आ सकता। तो टोटल फिर इसमें इवेंट्स की तादाद जो है वो 5 आ जाएगी। इफ अ डाई इज रोल्ड देन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इज 6। Let A be the event that the number on the uppermost face is not 6. Then A is given by 1 2 3 4 and 5. इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ये 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट सॉल्व 128 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट 200 क्वेश्चंस ऑफ अ बुक। एक किताब के पहले 200 सवालों में से उसने 128 सवाल जो है वो हल किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने होंगे, 72 होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल जो है वो अब 200 हैं और जो आपने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 72 है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 72/200, दैट इज 0.36 या 36% कह लें आप। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमारे लिए
ये जितनी मैंने एग्जांपल्स आपके सामने की हैं ये इंतहाई आसान सवाल थे। आगे जैसे जैसे मूव करते जाएंगे उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती जाएंगी। अगर हम इन रिजल्ट्स को सीख लेंगे तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ पर पहला रिजल्ट है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट एंड इट्स कंप्लीमेंट इज 1। ठीक है, एक इवेंट और उस इवेंट के कंप्लीमेंट की इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो हमेशा जो है वो 1 होता है। मतलब ऐसा कह लें कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब एक तो इवेंट आ गया ना, तो इवेंट का कंप्लीमेंट भी आ गया। जब हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो वो टोटल आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगी। और पीछे हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। Similarly, probability of an impossible event is 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो सकता है? जो अक्कर हो ही ना सकता हो, पॉसिबल ही ना हो। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स के अंदर रेड कलर की बॉल्स पड़ी हुई हैं। मैं कहता हूँ जी इसमें से एक बॉल ड्रा करें कि वो बॉल जो है वो वाइट कलर की हो। अब ये इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि बॉक्स के अंदर सारी बॉल्स तो रेड कलर की थी। तो जो बॉल भी आप उठाओगे वो रेड कलर की होगी, वो वाइट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसीलिए वो जो व्हाइट कलर की बॉल ड्रॉ कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पास व्हाइट बॉल आ जाए। तो इम्पॉसिबल इवेंट से मुराद ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, या फिर आप ये कह लें कि ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो। ठीक है जी। थर्ड रिजल्ट है हमारे पास, अगर ए सबसेट है बी का तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट ए की वो लेसर इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। मतलब ए उससे स्मॉलर है और बी लार्जर है, तो इसीलिए उनकी प्रोबेबिलिटीज भी इसी रिलेशन को फॉलो करेंगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ फॉर ऑफ एडिशन फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद होता है डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कोई चीज कॉमन ना हो। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है, लेट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी विल अकर इज। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है कि देखें, ये जो वर्ड आपके पास है ना प्रोबेबिलिटी के अंदर, इन चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है कि जो वर्ड है और इसको हम रिलेट कर रहे होते हैं सेट की नोटेशन में। इसराइल ਵਿੱਚ सूद 2.5%, भारत ਵਿੱਚ 3.4%। ये अपना माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले। रिपब्लिक ये जो और का वर्ड होता है ना, इसको हम सेट्स की जुबान में यूनियन के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, और नंबर्स की सूरत में या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चूंकि एक नंबर होती है तो इसीलिए आप नंबर्स की सूरत में इसके कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो वर्ड होता है ना एंड, इस एंड वर्ड के लिए सेट्स के अंदर आप जो सिंबल यूज करते हैं एंड के लिए, तो वो आप यूज करते हैं इंटरसेक्शन। और मल्टीपल जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑपरेशन यूज करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन। आपको याद होगा कि मैट्रिक लेवल की या इंटर लेवल की फिजिक्स जब हमने पढ़ी थी तब हमने और गेट के लिए एडिशन को इस्तेमाल किया था और एंड गेट के लिए मल्टीप्लिकेशन को यूज किया था। इसी तरह सेट थ्योरी के अंदर
जब आपने यूनियन को डिफाइन किया था, मतलब आप ए यूनियन बी लेते हैं, दो सेट्स का यूनियन ले रहे होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन को आपने यूं राइट किया था कि एक्स, इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, और एक्स के बारे में आपने ये बोला था कि एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा होगा ए को, सेट ए को, या फिर यहाँ पे आपने इलामत लिखी थी ये वाली, और ये, या फिर आप यहाँ पे एक वर्ड भी यूज करते हैं एंड, ये जो सिंबल आपने यूज किया है ये एंड के लिए यूज होता है, और सॉरी, एंड के लिए नहीं, और के लिए, ये एंड मैंने गलती से बोल दिया, ये आप यूज करते थे यहाँ पर, और सेट थ्योरी के अंदर जब आप यूनियन को डिफाइन करते हैं तो फिर आप यूनियन को इस तरीके से डिफाइन करते थे कि वो एलिमेंट एक्स या तो ए के अंदर हो या फिर बी के अंदर हो। इसी तरह सेट थ्योरी के अंदर जब हम इंटरसेक्शन को डिफाइन करते थे, तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, तो इंटरसेक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते थे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए, और यहां पर आप ये वाला सिंबल यूज करते थे कैप, और ये जो कैप है ये एंड के लिए यूज होता था, मतलब बाज बुक्स में यहाँ पर कैप के बजाय एंड लिखा हुआ होता था कि वो जो एक्स है वो ए में भी हो और बी में भी हो। तो अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो ऐसा समझ लें आपको आधी प्रोबेबिलिटी आ गई है कि जिस सवाल के अंदर भी और का वर्ड आएगा वहां पर हम यूनियन इस्तेमाल करेंगे, और फिर यूनियन को प्रोबेबिलिटी में ले जाकर हम एडिशन बना देंगे, और अगर क्वेश्चन के अंदर एंड का वर्ड आता हुआ होगा तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन का रूल अप्लाई करेंगे, और फिर उस इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया करेंगे। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, इसी तरह एटलीस्ट और एटमोस्ट अक्सर क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं, ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो एटलीस्ट होता है, एटलीस्ट का मतलब है कि आपको ना कम से कम वाली लिमिट बताई गई है, उससे ऊपर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो वो सारी आपने लेनी है। मसलन एटलीस्ट 5 का मतलब ये है कि आप 5 को तो लेंगे ही लेंगे, कम से कम 5 है, 5 से ऊपर भी चले जाएं, 6 भी ले लें, 7 भी ले लें, एंड अप टू सो ऑन। मतलब एटलीस्ट का मतलब आपको लोअर लिमिट बताई जा रही है, लीस्ट नंबर बताया जा रहा है, आपने उससे ऊपर जाना है। और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये वर्ड नजर आ जाए एटमोस्ट, अगर आपको एटमोस्ट लिखा हुआ मिल जाता है प्रोबेबिलिटी के किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपको अपर लिमिट बता रहा है, अपर बाउंड बता रहा है, मतलब आपने उससे नीचे नीचे रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना। जैसे एटमोस्ट 5 का मतलब ये है कि आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो 5 तक जा सकते हैं, 5 से ऊपर नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट का मतलब आपको वो लोअर बाउंड बता रहे हैं, उससे ऊपर जाना है आपने। एटमोस्ट का मतलब है आपको अपर बाउंड बताया है, उस बाउंड से नीचे नीचे आपने रहना है, उससे ऊपर नहीं जाना। तो ये चार बातें अगर आप समझ लें, इसकी अगर आपको समझ आ गई है तो फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएंगे। इन्हीं से रिलेटेड मैंने ये पीछे रूल्स बनाए हुए हैं। तो जैसे एडिशन का रूल है, अभी हमने एडिशन के बारे में बोला कि यूनियन और एडिशन का ताल्लुक है। अब देखें, यहाँ पर अब वर्ड लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी, और का वर्ड आया हुआ है तो यूनियन से हम इंडिकेट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी को यूं लिखेंगे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब मजीद एक और बात देखें कि अगर आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, ये सेट ए है, और दूसरा सेट है बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें सपोज 5 एलिमेंट्स हैं,
और इसके अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, तो कुल मिलाकर जो एलिमेंट्स हुए वो 12 हो गए। तो इसका मतलब है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट जो लॉ है वो आपको ये बता रहा है कि ये भी और से रिलेटेड है, लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि उनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है। मतलब सपोज कर लें कि ये आपके पास इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। अब इनमें यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है ये कॉमन आ गया हुआ है, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब हम काउंट करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर बी को काउंट करेंगे तो उसमें बी वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो कॉमन पोर्शन है इसकी काउंटिंग तो 2 दफा हो जाएगी, ए के अंदर भी काउंट हो जाएंगे, बी के अंदर भी काउंट हो जाएंगे। इसका मतलब है ए में भी वो आए हुए हैं और बी के अंदर भी वो काउंट हो चुके हैं। तो अब आपने ऐसा करना है कि वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक दफा माइनस कर दें, ताकि वो जो 2 दफा काउंट हुए हैं उनमें से एक काउंटिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए एडिशन वाला जो रूल है उसके अंदर ये वाला जो ये वाली टर्म है उसका इजाफा हो जाएगा। तो इस प्रोबेबिलिटी को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये एडिशन के 2 रूल्स हैं, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। तो दोनों को अब आपने अलग अलग याद रखना है। अब जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे तो वहीं पर हमें पता चलेगा, जब वो हमें बताएगा कि ये इवेंट ए है ये इवेंट बी है, तो पहले स्टेप में तो दोनों इवेंट बनाएंगे। अगर उनमें से अगर कोई चीज कॉमन ना हुई तो फिर हम ये फर्स्ट वाला यूज कर लेंगे, सॉरी जिसमें वो कॉमन नहीं था। और अगर उनमें कोई चीज कॉमन होती है तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे जिसमें इंटरसेक्शन को माइनस किया जा रहा है। ये जो थर्ड लॉ है ये एक से ज्यादा, अगर आपके पास एक मतलब 2 से ज्यादा इवेंट्स आ जाते हैं और वो सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो फिर उस सूरत में वही जो पहला रूल था वो 2 इवेंट्स के लिए, ये ज्यादा के लिए, मतलब पी ऑफ ए पी ऑफ बी। तो ये जो रूल है एडिशन का, ये सिर्फ 2 इवेंट्स के लिए नहीं है, इससे ज्यादा इवेंट्स के लिए भी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो 7वें नंबर पर रूल दिया हुआ है ये भी एडिशन का ही रूल है, फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसमें से आप ए और बी में जो चीज कॉमन है उसको भी निकालेंगे। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हुई है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सी की हमने प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम सी की प्रोबेबिलिटी भी ऐड करेंगे। तो अब मतलब ये केस कुछ ऐसे बन सकता है, जो आपको सेट्स दिए हुए हैं कि ये आपके पास ए हो गया, ए ए इवेंट हो गया, ये आपके पास बी इवेंट हो गया, ए और बी में कॉमन पोर्शन है, और ये आपके पास सी इवेंट हो गया। अब ए और बी में भी कॉमन है, तो बी और सी में भी कॉमन है, ए और सी में भी कॉमन है। तो वो वाले कॉमन जो होंगे वो चूंकि बार बार काउंट हो चुके होंगे, तो ए और बी वाले कॉमन को भी माइनस कर देंगे, ए और सी वाले को भी माइनस कर देंगे, बी और सी वाले को भी माइनस कर देंगे। लेकिन ऐसा करने से ये जो तीनों का कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो उसमें से फिर खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए फिर इस कॉमन पोर्शन को ऐड भी करना पड़ेगा साथ। तो ये ज्यादा अगर आपके पास इवेंट्स आ जाए, 3 इवेंट्स आ जाए, तो उसकी एडिशन का ये फार्मूला हम यूज करेंगे। अच्छा, आठवें नंबर पर जो लॉ लिखा हुआ है ये है मल्टीप्लिकेशन का, और इसके लिए इवेंट्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये जो लॉ अभी मैंने लिखा हुआ है, डिपेंडेंट का मैं आगे चलकर बताऊंगा। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लिकेशन का असूल है, अभी पीछे हमने पढ़ा कि अगर सवाल के अंदर एंड का लफ्ज आ जाए, जैसे ए एंड बी है, तो उसको हम सेट्स की सूरत में इंटरसेक्शन से रिलेट कर देंगे, और इंटरसेक्शन को फिर हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करेंगे नंबर्स की सूरत में या प्रोबेबिलिटी की सूरत में जाकर। तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ना प्रोबेबिलिटी
अच्छा, इंडिपेंडेंट मैंने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, जो इवेंट्स वाला लेक्चर है जिसके अंदर हमने उसको आई थिंक थर्ड लेक्चर के अंदर हमने इसको डिफाइन किया था कि इवेंट्स की टाइप्स, उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो जरूरी है कि अगर आप इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स यूज करें। अगर डिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएं तो उसके लिए और रूल है, वो डिपेंडेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम उसको बोलते हैं। तो वो हम नेक्स्ट उसको किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा पहले जिनके अंदर ये वाला रूल फॉलो का, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो होते हैं। ठीक है, तो ये चंद असूल हैं, 8 लॉज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसा समझ लें ये ट्रिक्स हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं ट्रिक्स को यूज करते हुए काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे और प्रोबेबिलिटी को इवेलुएट करने की टेक्निक्स को सीखेंगे। तो ये आज का लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।